नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने अपनी नई कहानी लेकर आया हूँ। इस बार की कहानी मेरी अन्य कहानियों से थोड़ी अलग है। आशा करता हूँ कि आप मेरी इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने अन्य कहानियों को दिया है। हे परमात्मा, मेरी लाज बचा लो। प्रभु, मेरी नया बीज भंवर में गोते खा रही है। क्या यही परिणाम होता है तुम्हारी पूजा पाठ करने का? होंठों से लगातार बुदबुदा रही थी वृंदा। आज बालकनी में खड़ी वृंदा झार-झार रोए जा रही थी। ये कैसा मजाक नियति ने कर दिया? क्या उसके पापों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि उसके हिस्से में तनिक सी भी खुशियां नहीं बची? हे विधाता, तुम्हारा हृदय जरा भी नहीं पसीजा इतना दुख देते समय। क्या मेरे मासूम बच्चों पर भी दया न करोगे? हे ईश्वर, क्या तुम्हारा हृदय इतना पाषाण हो चुका है? कैसे कैसे झेल पाऊंगी मैं ये दुख, और कैसे झेल पाएंगे श्याम ये दुख? रोते रोते अचानक वृंदा का क्रंदन हिचकियों में तब्दील हो गया। बाहर हो रही बारिश भी जैसे उसका साथ निभाने को आतुर थी। आज से ठीक 10 दिन पहले तक कितनी खुशियां बरस रही थीं उसके आंगन में। उससे बेहद प्रेम करने वाला पति। कुछ दिन पहले तक तो कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। प्यारे प्यारे मासूम से 3 बच्चे और सुख सुविधाओं भरा उसका छोटा सा आशियाना। न जाने किसकी ऐसी कुदृष्टि पड़ी कि पल भर में सब खत्म सा हो गया। श्याम, तुम यहाँ बैठकर आराम से कानों में लीड लगाए मोबाइल देख रहे हो और मैं यहाँ पेट दर्द के कारण परेशान हो रही हूँ। मालूम है, पिछले 2-3 महीने से न जाने क्यों ये पेट दुहक रहा है। वृंदा थोड़े गुस्से से कहती है। श्याम जब नहीं सुनता तो वृंदा गुस्से से उसके कानों से लीड निकाल देती है। अरे यार, ये क्या बदतमीजी है। साला चैन से इंसान अपना मनोरंजन भी नहीं कर सकता। श्याम भौहें उचकाते हुए कहता है। अच्छा बताओ, क्या कह रही हो? श्याम वृंदा के चेहरे पर गुस्सा और तनाव देखते हुए कहता है। वही यार, मेरा पेट दुख रहा है। वृंदा तड़प कर कहती है। कहीं ये पेट दर्द तुम्हारा वो हर महीने वाला तो नहीं? श्याम पूछता है। नहीं, ये पीरियड्स का दर्द नहीं है। ये तो लगातार होता रहता है। बस दर्द की फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा धीमा, पर अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वृंदा कहती है। ऐसा करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। श्याम सुझाव देता है। पिछले 3-4 साल से हर साल तो अल्ट्रासाउंड हो रहा है, पर कभी कुछ नहीं निकलता। बस गैस ही गैस दिखाई देती है। वृंदा कहती है। हम कह तो सही रही हो, पर ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा करते हैं कि आज ही डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तब तक तुम एक पेनकिलर ले लो और आराम कर लो। श्याम वृंदा को दवा और पानी देता है। अच्छा, अब तुम थोड़ा सो लो, फिर चलते हैं शाम को डॉक्टर के पास। कहते हुए श्याम कमरे का AC चालू करता है। वृंदा को एक चादर उड़ाकर लाइट बंद कर देता है ताकि वृंदा आराम से सो सके। फिर श्याम बच्चों के कमरे में आ जाता है। कमरे में बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे, पर सबसे बड़ा रवि, जो कि 13 साल का था, कुछ चुपचाप सा बैठा था, जैसे होकर भी नहीं था। और उससे 3 साल छोटी अनन्या और अनन्या से 2 साल छोटा सूरज, वो दोनों कैरम खेल रहे थे। पर सूरज ने खेल में बेईमानी कर दी थी, जिससे अनन्या ने सारी गोटियां कैरम पर बिखेर दी और खेल ही खराब कर दिया। दोनों इसी कारण आपस में लड़ रहे थे। श्याम जैसे ही अंदर आया तो अनन्या और सूरज दोनों शांत हो गए और चुपचाप फिर से कैरम खेलने लगे। रवि को इस तरह अपने में खोया देखकर श्याम उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं पापा, रवि चौंकते हुए कहता है। तो फिर ये चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? नहीं तो पापा। नहीं तो क्या? अपने पापा को भी नहीं बताओगे? तुम्हारे पापा चुटकियों में तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। श्याम रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है। अबोध और मासूम मन पिता का प्रेम पाकर पिघल गया और रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर श्याम परेशान हो जाता है। रवि की आंखों में आंसू देखकर श्याम को इतना तो समझ आ गया था कि बात उतनी भी छोटी नहीं है जितनी वो समझ रहा था। और फिर उम्र के जिस पड़ाव से रवि गुजर रहा है, उस पड़ाव में शरीर और दिमाग दोनों में बहुत कुछ बदलता है। पापा, वो रवि अटकते हुए कहता है। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? पापा, डरते नहीं हैं बच्चे, बोलो, श्याम कहता है। पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, रवि डरते डरते बोलता है। स्कूल नहीं जाओगे? पर क्यों बेटा? बस मुझे नहीं जाना पापा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं जाना? वो पापा, रवि हकलाते हुए बोला। वो पापा, आज किसी ने मेरे नाम से मेरी ही क्लास की एक लड़की को लव लेटर लिख दिया। पापा, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा। न जाने ये किसकी शरारत थी। पापा, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया गया। बहुत डांट पड़ी और क्लास में सारे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। पापा,
मैंने बहुत कहा प्रिंसिपल सर से कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा, पर मेरी किसी भी बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तभी श्याम की नजर रवि के गालों पर पड़ी। ये देखकर श्याम का दिल हिल गया। गालों पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जो कि रवि के गालों पर पड़े थप्पड़ों की चुगली कर रहे थे, और उन निशानों पर बनी आंसुओं की मोटी रेखा रवि के न जाने कितने सारे बहते आंसुओं की कहानी कह रही थी। श्याम ने रवि को अपने गले से लगा लिया और स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। अभी श्याम को ऐसा लग रहा था कि रवि के गालों पर जो चांटे पड़े हैं वो रवि को नहीं बल्कि उससे पड़े हैं। पिता का स्नेहिल स्पर्श पाकर रवि जैसे बर्फ की मानिंद पिघल गया और जोर जोर से रोने लगा। रवि का रुदन सुनकर अनन्या और सूरज भी सहम गए थे। न रवि, ऐसे नहीं रोते। बच्चा, कल तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे। मैं बात करूंगा तुम्हारे प्रिंसिपल से। जब तुमने कोई गलती नहीं की तो उन्होंने तुम्हें सजा कैसे दे दी? श्याम बोला। आज अगर मैं बच्चों के पास नहीं आता तो मुझे मालूम ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा मानसिक रूप से कितना परेशान हो रहा है। श्याम मन ही मन सोचता है, रवि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और जब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो डरना कैसा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी नहीं डरना। अच्छा बच्चों, आज रात पापा आप सबके साथ ही सोएंगे। पर पापा, बेड तो 3 ही हैं, फिर आप कहाँ सोएंगे? छोटा सूरज मासूमियत से बोला। अरे हम सब जमीन पर गद्दा लगाकर सोएंगे। श्याम की बात सुनकर सूरज ताली बजाकर गाने लगा। ओहो, आज तो पापा हमारे साथ सोएंगे। इसके बाद श्याम सबसे पहले डॉक्टर को फोन लगाकर शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स करता है डॉक्टर के चेंबर में। देखिए मिस्टर श्याम, मैंने आपकी वाइफ को एग्जामिन किया है और पुराने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देख ली है। आप ऐसा कीजिए कि एक सीटी स्कैन करवा लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। और हाँ, कंट्रास्ट सीटी करवाइएगा ताकि हर चीज स्पष्ट हो जाए। डॉक्टर, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है? श्याम पूछता है। देखिए, अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट आने दीजिए, फिर डिसाइड करते हैं। डॉक्टर कहकर चुप हो जाती है। डायग्नोस्टिक सेंटर पर वृंदा का सीटी स्कैन होता है और रिपोर्ट में उसे 3rd स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है। वृंदा को बच्चेदानी और ब्रेस्ट का कैंसर था। रिपोर्ट देखकर वृंदा और श्याम के हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और सीटी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। मिस्टर श्याम, आप किसी हायर सेंटर जैसे दिल्ली, मुंबई या गुजरात में वृंदा का इलाज करवाइए, क्योंकि शरीर के जिस हिस्से में कैंसर है उसे शरीर से निकाल कर ही वृंदा को बचाया जा सकता है। ऑपरेशन किसी अच्छे सेंटर में होगा तो सफलता की संभावना ज्यादा होगी। और हाँ, यह ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके करवाना होगा, क्योंकि कैंसर 3रे स्टेज में है और हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, डॉक्टर कहती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वृंदा और श्याम दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह लड़खड़ा कर गिरने लगती है, पर श्याम उसे संभाल लेता है। किसी तरह दोनों घर पहुंचते हैं। वृंदा अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करती है। मम्मी पापा आ गए, सूरज ताली बजाकर कहता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। तीनों बच्चों को देखकर वृंदा का कलेजा फटने लगता है। उसे लगता है कि वह जोर जोर से रो दे, पर फिर भी वह खुद को बहुत संयमित किए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू जैसे बांध तोड़ने को तैयार खड़े थे। श्याम भी वृंदा की हालत अच्छे से समझ रहा था, पर वो भी बेबस था। बच्चों के सामने अपने दुख को कैसे बांटे? पापा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बताया? अचानक रवि की आवाज से श्याम अपनी सोच से बाहर आता है। हाँ बेटा, सब ठीक है, बस मम्मी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, बहुत कमजोरी आ गई है उन्हें, श्याम कहता है। अच्छा बच्चों, चलो मम्मी को आराम करने देते हैं। श्याम वृंदा को उसके कमरे में लेट आता है और बाहर आता है। पापा, भूख लग रही है, अनन्या कहती है। हाँ पापा, बहुत जोर की भूख लग रही है, लेकिन मम्मी तो आराम कर रही हैं, फिर खाना कौन बनाएगा? सूरज पूछता है। आज खाना हम सब मिलकर बनाएंगे, आज पापा कुकिंग करेंगे, श्याम कहता है। आपको आता है खाना बनाना पापा? मम्मी जैसा ही बनाना पापा, सूरज कहता है। अरे बेटा, तुम खाकर तो देखो कितना टेस्टी खाना बनाता हूँ, श्याम मुस्कुराकर कहता है। पापा, आप चलेंगे ना कल स्कूल मेरे साथ? रवि कहता है। रवि की बात सुनकर श्याम को याद आता है कि उसे स्कूल भी जाना है। हाँ बेटा, पक्का चलेंगे, तुम चिंता मत करो। श्याम ने तो रवि से कह दिया कि चिंता मत करो, लेकिन अब श्याम खुद चिंता के भंवर में फंसने लगा था। वृंदा की समस्या गंभीर थी। अगर वह उसे इलाज के लिए बाहर ले जाता है तो इन बच्चों का क्या होगा? उनका स्कूल, पढ़ाई, खाना पीना, इन सब का ध्यान कौन रखेगा? दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जिस पर इन मासूमों को छोड़ा जा सके। यही सोच सोच कर श्याम को अपने सीने में एक दर्द की लहर महसूस होती है और वह अपना सीना पकड़कर किचन में एक कोने में खड़ा हो जाता है।
श्याम के तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति निर्मित हो चुकी थी। बीवी को देखता है तो बच्चों को कौन देखेगा, और बच्चों को देखता है तो बीवी का इलाज कैसे होगा। ऐसा क्यों होता है जिंदगी में कि जब सब सही चल रहा होता है तो कैसे यकायक सारी चीजें खराब होने लगती हैं और भाग्य जैसे रूठ सा जाता है। अचानक श्याम कुछ निर्णय लेता है और आंख बंद करके भगवान से 2 मिनट प्रार्थना करता है। वो तय कर लेता है कि बाहर न जाकर अपने ही शहर में वृंदा का इलाज करवाएगा, फिर परिणाम चाहे जो भी हो, क्योंकि वो बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद वह खाने की तैयारी करता है। बच्चे भी अपनी यथाशक्ति उसकी मदद करते हैं। खाना बन जाने के बाद श्याम खाना लेकर वृंदा के पास जाता है, लेकिन वृंदा बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। श्याम एकटक वृंदा के चेहरे की ओर देखता है। इन कुछ घंटों में जैसे वृंदा अचानक से कितनी बूढ़ी सी हो गई थी। पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। श्याम न जाने कितनी देर वृंदा को देखता रहता है कि अचानक रसोई से कुछ टूटने की आवाज आती है। श्याम खाना लिए थाली वहीं कमरे में रखकर जल्दी से रसोई की ओर जाता है और वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। सूरज और अनन्या दोनों घबराए हुए से खड़े थे और रवि भी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। अनन्या ने आम के अचार की बरनी तोड़ दी थी। पूरे रसोई घर में यहाँ वहां तेल, अचार और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि अनन्या का डरा सहमा चेहरा देखकर उसे कुछ कहने की इच्छा ही नहीं हुई। बेटा, आपको अचार चाहिए था तो आप भैया से या मुझसे कहती, और देखो पैर में कांच नहीं चुभ जाए। चलो संभल कर यहाँ से जाओ। जब तक मैं ये रसोई साफ नहीं कर लूं तब तक तुम तीनों में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। श्याम कहता है, वृंदा तुम सिर्फ आज लेटी हो तो यह हाल हो रहा है। तुम्हारे बिना कैसे कर पाऊंगा, कैसे सब संभाल पाऊंगा। वृंदा, बेचारे बच्चों को तो मालूम भी नहीं है कि उनकी माँ किन हालातों से जूझ रही है। श्याम रसोई साफ करते करते मन में सोचता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक कांच का टुकड़ा जोर से श्याम की उंगली में चुभ जाता है। एक तेज आवाज श्याम के मुंह से निकलती है और उंगली से खून की धार बहने लगती है। श्याम जल्दी से सिंक का नल चालू करता है और अपनी उंगली उस पानी के नीचे करता है। कांच ज्यादा अंदर तक नहीं घुसा था तो श्याम झटके से उस टुकड़े को खींच देता है और डिटोल से उंगली साफ कर बैंडेड लगा लेता है, पर खून बहना रुक ही नहीं रहा था। अचानक श्याम को याद आता है कि ऐसे ही कट जाने पर वृंदा हल्दी का उपयोग करती थी, तो वह जल्दी से हल्दी लगाकर उंगली पर रुई लपेट लेता है। कुछ देर बाद खून का बहना बंद हो जाता है तो वह संभल कर धीरे धीरे सारी रसोई साफ करता है। इसके बाद वह वृंदा के पास जाता है। वृंदा अभी तक सो रही थी। एक मन होता है कि वृंदा को उठा दूं और उसे कुछ खिला दूं। नहीं, सो लेने देता हूं। जागेगी तो अभी दुनिया भर का टेंशन करेगी। श्याम मन में सोचता है और खाने की थाली लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद श्याम और बच्चे एक साथ खाना खाते हैं। जब सोने की बारी आती है तो सूरज और अनन्या में लड़ाई हो जाती है। पापा के साथ मैं सोऊंगी, अनन्या कहती है। नहीं, मैं सोऊंगा, सूरज ठुनकते हुए कहता है। अच्छा, लड़ो मत, मैं दोनों के साथ सोऊंगा, ओके? मेरे एक तरफ अनन्या, दूसरी तरफ सूरज और बीच में मैं। ओके पापा, अनन्या और सूरज दोनों खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं। रात करीब 1 बजे श्याम की नींद खुलती है तो वह वृंदा के कमरे में जाता है। उसे रोने की आवाज सुनाई देती है तो वह लाइट ऑन करता है। देखता है कि वृंदा लेटी लेटी रो रही थी। वृंदा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? श्याम की आवाज सुनकर वृंदा अपने आंसू पोंछ लेती है, पर श्याम से यह छुप नहीं पाता। वह वृंदा के करीब आकर उसे गले से लगा लेता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरता है। प्रेम और स्पर्श की गर्माहट पाकर वृंदा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। यह देखकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह समय कमजोर पड़ने का नहीं था। अगर वह भी टूट गया तो घर कैसे संभलेगा? बस यही सोचकर श्याम अपने आंसू आंखों में कैद कर लेता है, उन्हें पलकों की देहरी से बाहर नहीं आने देता। क्यों चिंता करती हो पगली, मैं हूं ना, बस तुम तो खुश रहा करो, सब सही होगा, श्याम कहता है। श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है, बच्चों का क्या होगा, इस घर का क्या होगा? कहते कहते वृंदा का रुदन हिचकियों में बदल जाता है। तुम भगवान की इतनी पूजा करती हो, फिर भी घबरा रही हो। वो सब ठीक करेंगे, भगवान ना इस समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा चलो कुछ खा लो, खाकर बताना कैसा खाना बनाया है मैंने। कहकर श्याम किचन में जाता है और वृंदा के लिए खाना ले आता है। वह अपने हाथों से जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करता है। श्याम, मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, वृंदा कहती है। वृंदा प्लीज, मेरी खातिर ना सही पर बच्चों की खातिर ही कुछ खा लो, श्याम कहता है। वृंदा मुश्किल से 2-4 बाइट ही खा पाती है।
उसके बाद श्याम वृंदा को अपने सीने से लगाकर सुलाने की कोशिश करता है और दोनों चिंता करते करते रात के किसी पहर नींद के आगोश में चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता। अगली सुबह अलार्म की तेज आवाज से श्याम की नींद खुल जाती है। अरे, अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं। इतनी जल्दी उठकर क्या करूंगा? सर भी भारी हो रहा है। अरे, आज बच्चों के स्कूल का भी टिफिन मुझे ही बनाना है और फिर उन्हें स्कूल के लिए तैयार भी करना है। बस यही सोचकर श्याम उठ जाता है। सबसे पहले वह फ्रेश होकर ब्रश करता है, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाता है और फिर नहाने चला जाता है। नहाकर आने के बाद बच्चों को जगाता है। इसके बाद वह किचन में जाकर बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करता है और फिर अपना और वृंदा का भी खाना बनाता है। श्याम एक मेल ऑफिस में छुट्टी के लिए भेज देता है। तब तक बच्चे भी तैयार होकर आ जाते हैं। वो तो अच्छा है अनन्या के बॉय कट बाल हैं, वरना उसकी चोटी कैसे बनाता। श्याम बच्चों को नाश्ता देते हुए सोचता है, वृंदा कैसे इतना सब मैनेज कर लेती है। पापा। अचानक रवि की आवाज से श्याम की सोच टूटती है। रवि की आवाज सुनकर श्याम वर्तमान में लौट आता है। पापा, आज आप आ रहे हैं ना स्कूल? पापा, मैं बस से नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा, रवि कहता है। रवि के चेहरे पर इतनी चिंता देखकर श्याम को उस पर दया आती है। वह रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं हूं ना, डोंट वरी, बस तुम अपने दिमाग से चिंता निकाल दो, पापा सब सही कर देंगे, ओके? कहकर श्याम रवि के गालों को हल्के से थपथपाता है। तभी बस का हॉर्न बजता है। चलो चलो बच्चों, जल्दी करो। फिर श्याम अनन्या और सूरज को बस तक छोड़ने जाता है। अच्छा रवि, मैं तैयार हो जाऊं, फिर हम तुम्हारे स्कूल चलेंगे। तब तक तुम ऐसा करो, मम्मी को ये नाश्ता दे आओ। मम्मी, अब आपकी कैसी तबीयत है? रवि वृंदा को नाश्ता देते हुए पूछता है। अरे, मेरा बच्चा आज मम्मा के लिए नाश्ता लाया, बड़ा हो गया है मेरा बेटा। कहते कहते वृंदा की आंख भर आती है। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? वो इसलिए कि आज आप इतने गुड बॉय हो गए हो ना। मम्मी को नाश्ता भी दे दिया, अपने आप तैयार भी हो गए, तो मम्मी मिस कर रही है आप बच्चों का उधम शोर। अंदर आते हुए श्याम ने बात संभाली। वृंदा भी तब तक थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। अच्छा सुनो, जरा मैं रवि के स्कूल होके आता हूँ, तब तक तुम बस ये गेट बंद कर लेना, मैं 1 आध घंटे में आ जाऊंगा। कहकर श्याम वृंदा के माथे पर एक किस करता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। फिर रवि के साथ चला जाता है। वृंदा बस सूनी सूनी आंखों से श्याम और रवि को जाते हुए निहारती रहती है। स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में। सर, आप बिना पूरी सच्चाई जाने मेरे बच्चे को सजा कैसे दे सकते हैं और उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? श्याम प्रिंसिपल से कहता है। आप सच्चाई की बात कर रहे हैं? हमारे पास तो प्रूफ है, कहते हुए प्रिंसिपल वह लेटर श्याम को देते हैं। श्याम ध्यान से उस लेटर को देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। श्याम का चेहरा देखकर प्रिंसिपल को बड़ा आश्चर्य होता है। विचित्र पिता हैं आप, एक तो आपका बेटा लव लेटर लिख रहा है और आप हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, सर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि एक 8वीं कक्षा के बच्चे ने क्या खूब लेटर लिखा है, और दूसरा ये लेटर मेरे बेटे ने नहीं लिखा है क्योंकि ये हैंडराइटिंग मेरे बेटे की नहीं है। अब आप इस क्लास के सारे बच्चों की कॉपी मंगवाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, श्याम आत्मविश्वास से कहता है। प्रिंसिपल रवि की क्लास टीचर को बुलाते हैं और सारे बच्चों की कॉपी भी मंगवाई जाती है। सबसे पहले रवि की हैंडराइटिंग से लेटर को मिलाया जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। यह लेटर रवि ने नहीं लिखा था। जब दूसरे बच्चों की हैंडराइटिंग से मिलान होता है तो प्रिंसिपल सहित सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल यह हैंडराइटिंग उसी लड़की से मेल खाती है जिसके नाम पर यह लेटर लिखा गया था। उस लड़की दिया को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है। वह रवि को देखकर डर जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल की कड़क आवाज से रुक जाती है। ये लेटर तुमने ही लिखा है ना दिया? हमें सच पता चल गया है, प्रिंसिपल कहते हैं। यह सुनकर दिया अपना सिर नीचे झुका लेती है। देखो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हमें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, प्रिंसिपल तेज आवाज में कहते हैं। यह सुनकर दिया डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं सर, प्लीज उन्हें मत बुलाइए, मैं सच बताती हूँ। हाँ, यह लेटर मैंने ही लिखा है। पर क्यों बेटा? आप जानती हो आपके इस एक लेटर से रवि को कितना रोना पड़ा है, उसका कितना मजाक बना है क्लास में। श्याम कहते हैं, सॉरी अंकल, अंकल रवि हमेशा क्लास में टॉप करता है और मैं हमेशा दूसरे नंबर पर रहती हूँ, तो मुझे लगा ऐसा करने से रवि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा और जब सब उसका मजाक बनाएंगे तो वो स्कूल छोड़ देगा, फिर मेरा क्लास टॉप करने का सपना पूरा हो जाएगा, दिया कहती है। दिया की बात सुनकर सब हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। हे भगवान, ये बच्चे हैं या इनके दिमाग में खुराफात की फैक्ट्री?
क्लास टीचर माथे पर हाथ रखकर कहती हैं, दिया, सॉरी बोलो रवि को। क्लास टीचर कहती हैं, और सारी क्लास के सामने अपनी सच्चाई बताओ। तुम्हारे इस एक झूठ ने रवि का कितना मजाक बनवाया है और उसे बिना गलती के सजा मिली है। सॉरी रवि, दिया कहती है। इसके बाद दिया सारी क्लास के सामने यह स्वीकार करती है कि वह लेटर रवि ने नहीं बल्कि उसने खुद लिखा था, रवि को परेशान करने के लिए। सारे बच्चे रवि से माफी मांगते हैं और दिया से कट्टी कर लेते हैं। यह देखकर दिया रोने लगती है। दिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बस उसमें ईर्ष्या की भावना आने के कारण वह ऐसा कर बैठी थी। रवि, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? दिया सहमते हुए कहती है और सारे बच्चे रवि की ओर देखने लगते हैं। अच्छा चलो, मेरी फ्रेंड बनोगी? रवि दिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है। दिया भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। सारे बच्चे भी कट्टी खत्म करके फिर से दिया से बट्टी कर लेते हैं। रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर श्याम को अच्छा लगता है। इसके बाद रवि और श्याम घर आ जाते हैं। थैंक्स पापा, कहते हुए रवि अपने पापा से लिपट जाता है। पापा, आप मेरे हीरो हो, आप कुछ भी कर सकते हो। रवि की बात सुनकर श्याम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। हालांकि रवि की बात सुनकर श्याम के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसके दिल और दिमाग में वृंदा की बीमारी का तनाव चल रहा था। अच्छा बेटा, आज तुम घर पर हो ना, तो सूरज और अनन्या का ध्यान रख लेना। मुझे तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है, श्याम कहता है। वृंदा, ओ वृंदा, अब कैसा लग रहा है? तुमने नाश्ता पूरा खत्म कर लिया ना? श्याम कमरे में आते हुए कहता है। ये क्या, तुम्हारी तो प्लेट वैसे की वैसे ही रखी है। श्याम एक नजर प्लेट पर डालते हुए कहता है। श्याम, मुझसे नहीं खाया जा रहा, प्लीज जिद मत करो प्लीज, वृंदा कहती है। अरे ऐसे कैसे नहीं, कुछ तो खा लो, चाहे थोड़ा सा ही, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। वृंदा, मैं सोच रहा हूं कि हम तुम्हारा ऑपरेशन यहीं अपने शहर में करवा लेते हैं, जिससे सब आसानी से मैनेज हो जाएगा, और बाकी तुम बताओ, श्याम कहता है। तुम जैसा ठीक समझो श्याम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वृंदा थके स्वर में कहती है। तो फिर ठीक है, आज ही मैं डॉक्टर से तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, श्याम कहता है। केडीजे हॉस्पिटल। देखिए मिस्टर श्याम, वृंदा की रिपोर्ट के अनुसार आप जल्दी से वृंदा को एडमिट कराइए। उसके कुछ और टेस्ट भी होंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करेंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि कब एडमिट होना चाहते हैं, डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं। श्याम घर पर आकर वृंदा को सारी बात बताता है और फिर रवि को बैठाकर समझाता है कि उसकी माँ का ऑपरेशन होना है, इसलिए अब घर की जिम्मेदारी उसकी होगी। उसे सूरज और अनन्या का ध्यान रखना होगा। माँ का ऑपरेशन होगा तो पापा को हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। श्याम एक एक बात रवि को समझाते जा रहा था। रवि, मोबाइल अपने पास रखना, चार्ज रखना, खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दिया करूंगा, और हाँ, स्कूल में तुम्हारी 5 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन भी दे दूंगा। और सबसे जरूरी बात, गेट बंद ही रखना, कोई भी आए खोलना मत। रवि को सब समझाकर श्याम और वृंदा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कहने को तो श्याम रवि को समझा रहा था, पर कहीं ना कहीं वह खुद को भी समझा रहा था। पैसों की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि श्याम ने अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा था। चिंता बस इतनी थी कि वृंदा का ऑपरेशन सही तरीके से हो जाए। वृंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वहां उसके कुछ टेस्ट होते हैं और फिर उसे अगले दिन सुबह 9 बजे ऑपरेशन की डेट मिलती है। वृंदा, जरा मैं घर होकर आता हूँ, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगा, बस बच्चों के खाने की व्यवस्था कराऊं, कहकर श्याम चला जाता है। वृंदा अपने सिरहाने रखे मोबाइल को उलट पलट कर देखती रहती है। श्याम घर जाकर बच्चों का हालचाल पूछता है, उन्हें खाना खिलाता है और रवि को गेट चेक करने को कहता है। फिर सबको सोने के लिए बोलकर अपने और वृंदा के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल लौट जाता है। कभी कभी इंसान की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वह वक्त की एक कठपुतली बन जाता है, जिसे उसके इशारे पर न चाहते हुए भी नाचना पड़ता है। आज श्याम की भी हालत अजीब हो रही है। उसका मन दोनों जगह फंसा हुआ है, लेकिन वह चाहकर भी बच्चों के पास नहीं रुक पा रहा है। बस भगवान पर भरोसा रखकर वृंदा के पास जा रहा है। राम राम जपते हुए दोनों पति पत्नी ने आंखों ही आंखों में सारी रात काटी। सुबह होते ही एक नर्स रूम में आई और श्याम और वृंदा को ऑपरेशन के जरूरी निर्देश देकर चली गई। जब वक्त बुरा चल रहा होता है तो एक एक मिनट भी भारी लगता है। आज यही श्याम के साथ भी हो रहा था। आज 9 बजने भी कितनी देर हो रही थी। आंखों में आंखें डालकर वृंदा और श्याम एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, पर अंदर ही अंदर दोनों डरे हुए थे। तभी एक नर्स आती है और श्याम से कहती है, सर आप बाहर जाएंगे, मैडम की ड्रेस बदलनी है और डॉक्टर भी आ चुके हैं। अब मैडम को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाएगा। वृंदा लगभग 9 बजे तक चली जाती है और इधर श्याम ऑपरेशन रूम के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। वह कभी वहां रखी कुर्सियों पर बैठता,
तो कभी उठकर टहलने लगता। श्याम का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वह अब रोया कि तब रोया। श्याम की यह हालत देखकर वहां बैठी बुजुर्ग महिला ने श्याम को टोका, बेटा, इतना परेशान होना ठीक नहीं है। थोड़ा पानी पीकर शांतिपूर्वक एक जगह बैठ जाओ और भगवान का नाम लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। उन बुजुर्ग महिला को देखकर अचानक श्याम को अपनी माँ याद आ गई। उन बुजुर्ग महिला की स्नेह भरी बात सुनकर श्याम को बहुत तेज रोना आया और वह उनके गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ा। वह महिला श्याम के सर पर हाथ फेरने लगी और तब तक फेरती रही जब तक कि श्याम का रोना बंद नहीं हो गया। उसके बाद श्याम थोड़ा सा सहज हुआ और सॉरी बोलकर अपने आंसू साफ करने लगा। हो जाता है बेटा कभी कभी, पर हमें हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो जीवन है बेटा, परेशानियां तो आएंगी ही, बस उन परेशानियों का सामना करना आना चाहिए। उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। उन बुजुर्ग महिला की बात सुनकर श्याम के मन को थोड़ी राहत मिली और वह थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा। इसके बाद श्याम और वह महिला दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में श्याम को पता चलता है कि उस बुजुर्ग महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले तो वह स्टेशन पर भीख मांगा करती थी, पर एक दिन वह सड़क पार कर रही थी, तभी एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। फिर कोई भगवान का नेक इंसान उन्हें इस हॉस्पिटल में छोड़ गया। बस तब से वह यहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में बने मंदिर की साफ सफाई का काम करती हैं, जिसके एवज में उन्हें हॉस्पिटल में रुकने की थोड़ी सी जगह मिल जाती है और खाना कैंटीन से मिल जाता है। यह कैंटीन वाला महती उन्हें फ्री में खाना दे देता है, बुजुर्ग महिला कहती हैं। श्याम गौर से उस महिला को देखता है। इतनी परेशानी में होने के बाद भी उनके चेहरे पर संतोष था। बुजुर्ग महिला से बातें करते करते कब 4 घंटे बीत गए यह श्याम को भी पता नहीं चला। तभी ऑपरेशन रूम की लाइट बंद हो जाती है और वृंदा को ऑपरेशन रूम से निकालकर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। श्याम डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, वृंदा ठीक तो है ना? ऑपरेशन सही से तो हो गया है ना? डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं, डोंट वेरी मिस्टर श्याम, ऑपरेशन तो अच्छे से हुआ है, पर कैंसर अपने 3रे चरण में था, इसलिए रिस्क ज्यादा बढ़ गया था हमारे लिए। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, अब आगे ईश्वर की मर्जी। अभी वृंदा को करीब 5 दिन तक आईसीयू में हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर सब ठीक रहता है तो ही फिर उसके बाद हम वृंदा को डिस्चार्ज करेंगे और उसके बाद वृंदा की कीमोथेरेपी भी होगी, कहकर डॉक्टर मल्होत्रा चले जाते हैं। श्याम अपना सर पकड़कर वहीं धम्म से बैठ जाता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज बजता है। मैसेज ऑफिस से था। कल की एक अर्जेंट मीटिंग के लिए फोन था और ये मीटिंग पोस्टपोन भी नहीं हो सकती थी। चूंकि श्याम के अंडर चल रहे प्रोजेक्ट की मीटिंग थी तो उसमें श्याम का होना भी जरूरी था। मैसेज पढ़कर श्याम बहुत गहरी सोच में आ जाता है। तभी उसे ध्यान आता है कि बच्चों से भी बात नहीं हुई है। वह घर पर फोन लगाता है, पर फोन की रिंग तो बजती है, पर फोन नहीं उठता। फोन की घंटी जा रही है, पर तीनों बच्चों में से कोई भी फोन क्यों नहीं उठा रहा था। सोचकर ही श्याम को घबराहट होने लगी। इधर हॉस्पिटल में भी उसका रुकना जरूरी था कि न जाने क्या जरूरत पड़ जाए उसकी। और उधर बच्चे। इस समय श्याम की स्थिति कुएं और खाई वाली हो रही थी। इतना बेबस तो उसने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना कि आज। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, कुछ परेशानी है क्या? तुम अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बीते कुछ घंटे में श्याम उस बुजुर्ग महिला से बात करके इतना तो समझ गया था कि वह एक नेक दिल औरत है और उन पर विश्वास किया जा सकता है। ये सब सोचकर श्याम झिझकते हुए सारी बात उनको बताता है। और कब सारी बात बताते बताते श्याम के मुंह से उस बुजुर्ग महिला के लिए कितनी बार अम्मा शब्द निकला होगा, यह श्याम को भी पता नहीं चला। शायद दुख भले ही सबके अलग अलग हों, पर हर दुख में दिल को तकलीफ शायद एक सी ही होती होगी। और जब 2 तकलीफ भरे हृदय आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि दर्द का अंदाजा होने लगता है। बस यही सोचकर श्याम ने भी उस बुजुर्ग महिला से सब कह दिया होगा और अब वह बुजुर्ग महिला श्याम की अम्मा हो चुकी थी। बस इतनी सी बात। बेटा, तू क्यों चिंता करता है? घर लौट आ, तब तक मैं वृंदा के पास हूँ। बस तू अपना फोन नंबर दे दे, जिससे अगर कुछ जरूरत हुई तो यहीं हॉस्पिटल से तुझे फोन कर दूंगी, अम्मा ने कहा। थैंक यू अम्मा, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी है, कहकर श्याम अम्मा के पैर छूकर बच्चों को देखने चला जाता है। श्याम ने करीब 3-4 बार घर की डोरबेल बजाई, पर दरवाजा नहीं खुला। अब तो श्याम के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वह दौड़कर बगल वाले शर्मा जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। यह सुनकर वे भी जल्दी से श्याम के साथ आते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी शर्मा जी अपने लड़के से कहते हैं, छत से श्याम के घर पर चला जाए।
पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि छत के लोहे के गेट बंद होते हैं। दरअसल श्याम और वृंदा ने पड़ोसियों से ज्यादा व्यवहार नहीं बनाया था। वृंदा अपनी गृहस्थी में ही रमी रहने वाली औरत थी और श्याम की नौकरी ऐसी थी कि उसे ज्यादा समय ही नहीं मिलता था, या यूं कहें परिवार को ज्यादा सुख सुविधा देने के चक्कर में वह ओवर टाइम तक करता था। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। कोई कहता है गेट तोड़ दो, तो कोई कहता है पुलिस को बुला लो। पुलिस को तो आने में टाइम लगेगा, गेट ही तोड़ देते हैं, शर्मा जी कहते हैं। श्याम भी घबराहट के मारे तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी उसे अपने बच्चों की चिंता थी। जैसे ही गेट टूटता है सब हैरान हो जाते हैं। श्याम के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। पूरा घर अस्त व्यस्त था। अलमारी खुली हुई थी और लॉकर टूटा हुआ था। अंदर तीनों बच्चे कुर्सियों पर बंधे बैठे थे। उनके मुंह में कपड़ा घुसा हुआ था और उनकी आंखें भी रोते रोते लाल होकर सूज गई थीं। श्याम जल्दी से अपने बच्चों को खोलता है और उन्हें सीने से चिपका लेता है। तब तक पुलिस भी आ जाती है और बच्चों से पूछताछ करने लगती है, पर बच्चे इतने घबराए हुए होते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, तो इस बंद घर में कोई गुस्सा कैसे। श्याम जल्दी से बच्चों को पानी पिलाता है और जो कहानी सामने आई उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। रवि ने बताया कि सुबह के करीब 5 बजे किसी ने डोरबेल बजाई। मैं उसी समय बाथरूम से वापस आ रहा था। मैंने घर के अंदर से ही पूछा कौन है, दे तो आवाज आई, बेटा हॉस्पिटल से तुम्हारे पापा ने भेजा है, तुम्हें कुछ देने के लिए भेजा है। ये सुनकर मैंने गेट खोल दिया। जैसे ही गेट खोला 2 आदमी अंदर आ गए और गेट बंद कर दिया, और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले अच्छा बताओ घर में और कौन है। तो मैंने कहा कि मेरा भाई और मेरी बहन है। तो वह मुझे लेकर अंदर गए। इसके बाद उन्होंने सूरज और अनन्या को भी उठा दिया और दोनों को चेयर से बांध दिया। जब हम चिल्लाने लगे तो हमारे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मेरे गले पर चाकू लगाकर कहा कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वह हमें मार देंगे। डर के मारे हम सब चुप हो गए और फिर उन्होंने अलमारी से सारे पैसे और मम्मी के गहने सब ले लिए। इसके बाद वह मुझसे मेन गेट की चाबी के बारे में पूछने लगे और फिर मुझे भी कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे घर में चीजें समेटनी शुरू की और फिर बाहर से इंटरलॉक करके चले गए। कहते कहते रवि का गला रूंध गया। साथ में सूरज और अनन्या भी जोर जोर से रोने लगे। श्याम ने मुश्किल से दोनों को चुप करवाया। आपको किसी पर शक है क्या मिस्टर श्याम? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, मैंने अपने हॉस्पिटल में होने की बात अपने पड़ोसियों को भी नहीं बताई। तो फिर ये कौन आदमी थे जो ये जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में हूं और बच्चे अकेले हैं? श्याम कहता है हाँ, हॉस्पिटल में एक अम्मा को जरूर मैंने सारी बात बताई थी, तो हो सकता है कि किसी ने उस समय कुछ सुन लिया हो। श्याम कहता है ओह शिट, इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी की जान खतरे में है। वह बूढ़ी औरत बात अधूरी छोड़कर श्याम हॉस्पिटल की ओर भागा और जाते जाते शर्मा जी को बच्चों का ध्यान रखने को कह गया। श्याम को ऐसे भागते देखकर इंस्पेक्टर साहब श्याम को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेते हैं और हॉस्पिटल की ओर चल देते हैं। श्याम का तो दिमाग ही सुन्न हो चुका था। वह तो गनीमत थी कि बच्चों को शारीरिक कोई क्षति नहीं पहुंची थी। सर प्लीज गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाइए ना, श्याम बार बार कह रहा था। मिस्टर श्याम, ये सड़क है, खाली मैदान नहीं है। देखिए मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स तो रहिए। इंस्पेक्टर बोले रिलैक्स? यहाँ मेरी बीवी और बच्चों की जान पर बन गई है और आपको रिलैक्स होने की पड़ी है, श्याम खिसियाते हुए कहता है। श्याम की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी और जैसे ही हॉस्पिटल आया श्याम ने लगभग छलांग सी लगा दी गाड़ी से और जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ वृंदा के पास पहुंचा। श्याम लगभग दौड़ता हुआ आईसीयू में जाता है। वहां वृंदा को सही सलामत देखकर उसके सांस में सांस आती है। श्याम नर्स से वृंदा की तबीयत के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि अभी वृंदा नींद के इंजेक्शन के कारण सोई हुई है और वैसे अभी हाल फिलहाल चिंता की बात नहीं है। इसके बाद उसे अम्मा का ध्यान आता है। वह फिर बाहर आकर अम्मा को देखता है, पर अम्मा नहीं दिखती। इसके बाद वह पूरे हॉस्पिटल में अम्मा को ढूंढता है, पर अम्मा का पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर साहब, मेरा शक एकदम सही है, ये अम्मा भी मिली हुई है। 1 मिनट, कैंटीन। हाँ, कैंटीन वाले को पता होगा, कहकर श्याम कैंटीन की ओर जाता है। साहब, अभी 2 घंटे पहले ही वो अम्मा गई है, कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है, कैंटीन वाला कहता है। अब सब कुछ क्लियर था, लेकिन अभी भी श्याम का मन मानने को तैयार नहीं हो रहा था। इंसान की मजबूरी का भी फायदा लोग कैसे उठाते हैं, ये श्याम ने देख लिया। वह तो अपना समझकर अपना दर्द बांट रहा था और यहाँ उसे ही और दर्द मिल गया। श्याम वहीं बेंच पर बैठ गया। आज भगवान ने उसके बच्चों की कितनी रक्षा की है। कहीं वो बदमाश मेरे बच्चों को जान से मार देते तो क्या होता, सोच सोच कर श्याम का दिल बैठा जा रहा था।
जब समय की गति विपरीत होती है तो सब चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। खराब समय इंसान की परीक्षा लेता है, पर जरूरत से ज्यादा परीक्षा इंसान को तोड़ देती है। हम समझ सकते हैं मिस्टर श्याम, आप पर क्या बीत रही है। संभालिए अपने आप को, इंस्पेक्टर कहते हैं। हमें बस आपसे एक मदद चाहिए थी मिस्टर श्याम। जी कहिए, क्या आप उस बुढ़िया का हुलिया बताकर उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करेंगे? हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते, पर हमारी भी ड्यूटी है, इंस्पेक्टर कहते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, श्याम कहता है, और फिर वह उस बुढ़िया का स्केच बनवाने में मदद करता है। इसके बाद श्याम कारपेंटर को फोन करके गेट जोड़ने के लिए कहता है। श्याम की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे आखिर। ये भगवान उसकी कैसी परीक्षा ले रहा है, ये कैसी नियति है उसकी। पत्नी को कैंसर और बच्चे, वो भी तो कितना परेशान हो रहे हैं, कैसे सब मैनेज होगा। भगवान जी प्लीज मदद करो ना, कहते हुए श्याम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी श्याम का फोन बजता है। पता चलता है कि उसकी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और मीटिंग अगले महीने होगी, क्योंकि जो क्लाइंट्स आने वाले थे उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया है, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, एक हफ्ता हो, इसलिए फिलहाल कोई मीटिंग नहीं है। बच्चे भी अभी लीव पर थे और श्याम ने भी अपने ऑफिस में 20 दिन की छुट्टी का मेल कर दिया, जो कि अप्रूव हो गया। श्याम जैसे तैसे करके मैनेज करता है। आज करीब 6 दिन हॉस्पिटल में वृंदा को हो चुके थे। उसकी हालत में अब काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ठीक 10वें दिन वृंदा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वृंदा घर आ चुकी थी। हाँ, वह घर पर भी लेटी ही रहती, क्योंकि डॉक्टर ने लगभग 1 महीने का बेड रेस्ट बोला था। श्याम ने घर के काम के लिए सारी मेड लगा ली थी। ऐसे ही एक दिन वृंदा फोन पर किसी से बात कर रही थी कि तभी श्याम भड़बड़ाता हुआ कमरे में आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह बहुत ही घबराया हुआ सा था। उसने सबसे पहले कमरे का गेट बंद किया। वृंदा तो श्याम की हालत देखकर चौंक गई। क्या हुआ है श्याम आपको? वृंदा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, श्याम बोलता है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करना। वृंदा कहते कहते श्याम अचानक चुप हो गया। श्याम, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज बोलो, वृंदा कहती है। वृंदा, वो, श्याम कहता है। क्या वो? बोलो श्याम। वृंदा, कैसे कहूं? अच्छा पहले वादा करो कि तुम कुछ नहीं कहोगी, मुझे माफ कर दोगी ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी प्लीज। श्याम कहता है। देखो श्याम, ये पहेलियां न बुझाओ, सीधे सीधे बताओ आखिर बात क्या है। नहीं, तुम पहले वादा करो कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, श्याम कहता है। श्याम, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ा दिया और जिसे कहने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है, और मैं भला क्यों तुम्हें छोड़ूंगी। वृंदा कहती है। वृंदा बेड पर पैर लटकाए बैठी हुई है और श्याम वहीं उसके पैरों के पास जाकर जमीन पर बैठ जाता है। फिर वह वृंदा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है। वृंदा, थोड़ी सी चुप्पी के बाद, वृंदा, वो मुझे एड्स हो गया है, कहकर श्याम अपनी नजरें उठाकर वृंदा की ओर देखता है। वृंदा, जो अपने ही दुख से दुखी थी, अचानक इस खबर से हैरान हो जाती है और एकदम से अपना हाथ श्याम के हाथ से छुड़ा लेती है। श्याम, ये मजाक है ना? बोलो श्याम, तुम मजाक कर रहे हो ना? और अगर ये मजाक है तो इससे घटिया मजाक मैंने आज तक नहीं देखा है और न ही सुना है, वृंदा कहती है। वृंदा, ये सच है, श्याम कहता है। क्या? अचानक वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये आपको हो कैसे गया? वृंदा का ये सवाल सुनकर श्याम की नजरें नीची हो जाती हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, श्याम, तुम्हें ये एड्स कैसे हो गया? वृंदा श्याम के कंधे झिझोधते हुए कहती है। वो, वृंदा, मुझसे गलती हो गई। श्याम अपनी नजरें और गर्दन झुकाकर कहता है। गलती हो गई? तुम पागल हो, तुम क्या कह रहे हो श्याम? देखो श्याम, मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्लीज ऐसा सदमा मत दो, मैं नहीं झेल पाऊंगी। कहते हुए अचानक वृंदा की सांस फूलने लगती है और वह बेहोश होकर वहीं बेड पर गिर जाती है। वृंदा, श्याम वृंदा को बेहोश देखकर चिल्लाता है। बच्चे भी आवाज सुनकर दौड़े हुए आते हैं। पापा, ये मम्मी को क्या हुआ है? रवि पूछता है। ये सुनकर श्याम चुप हो जाता है। बस वृंदा का हाथ अपने हाथ में लेकर जोर जोर से मलने लगता है। तभी रवि पानी के छींटे वृंदा के चेहरे पर मारता है, जिससे वृंदा को थोड़ी देर में होश आ जाता है। होश में आते ही वृंदा को श्याम की बातें याद आने लगती हैं, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपना हाथ श्याम के हाथ से छुड़ा लेती है। श्याम वृंदा के आंसू पोंछने की कोशिश करता है तो वृंदा श्याम का हाथ झटक देती है। बच्चे भी ये चीज नोटिस कर रहे थे। ये देखकर श्याम उनका ध्यान हटाने की कोशिश करता है। बच्चों,
अभी तुम सब स्कूल नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा सिलेबस अधूरा होगा। तो तुम सब ऐसा करो, अपने अपने दोस्तों को फोन करके पूछो कि क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है। श्याम कहता है, जी पापा, मैं आज ही पूछने वाला था। रवि कहता है, अनन्या और सूरज, तुम दोनों भी भैया से हेल्प ले लेना, वो मदद कर देंगे तुम्हारा होमवर्क करने में। और जो भी अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर लेगा उसे पापा गिफ्ट देंगे। गिफ्ट की बात सुनकर बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वृंदा, प्लीज कुछ तो बोलो, यूं खामोश मत रहो प्लीज। श्याम वृंदा को कुछ भी न बोलते देखकर कहता है, वृंदा, तुम्हारा यूं चुप होना मेरी जान निकाल दे रहा है। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। वृंदा, कुछ तो कहो प्लीज। श्याम कहता है, क्या कहूं श्याम, अब न तो कुछ कहने को बचा है और न सुनने को। तुमने तो एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। श्याम, और क्या कह रहे हो कि मेरे साथ की जरूरत है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहां मैं कैंसर से जूझ रही हूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी या तुम्हें मेरे? श्याम, तुमने अपने जरा से सुख के लिए 4-4 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। वृंदा, मैं सब सही कर दूंगा, बस तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना। श्याम कहता है, पर वृंदा जैसे पत्थर हो चुकी थी। वृंदा, कुछ तो बोलो, मुझे मारो, मुझे गालियां दो, पर ऐसे चुप न रहो प्लीज, मेरी जान निकली जा रही है। श्याम, प्लीज अभी तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ अभी यहां से। वृंदा कहती है, नहीं वृंदा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जा सकता। तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। कहते हुए वृंदा उठने को होती है। नहीं, तुम बैठो, मैं ही चला जाता हूँ, कहकर श्याम बहुत ही कातर दृष्टि से वृंदा को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा जब बड़ी गलती करता है तो वो अपनी माँ की ओर जिस तरह से देखता है कि अब उसकी माँ भले ही मार लेगी पर उसे उम्मीद होती है कि माँ उसे माफ भी कर देगी। कुछ ऐसा ही श्याम के हृदय का भी भाव हो रहा था। पर वृंदा का दुहक बहुत ही असहनीय हो रहा था। ये कैसा नियति का क्रूर तमाचा उसके ऊपर पड़ा है। ये कैसा भाग्य का खेल है कि उसे कैंसर जैसी बीमारी है और उसके पति को एड्स। दोनों की ही जीवन नया में सुराख हो चुके हैं और उस नया की सवारी उसके बच्चे, उनका जीवन भी खतरे में है। वृंदा कुछ देर यूं ही आंख बंद कर बेड पर लेट तो जाती है, पर मन में आते बुरे बुरे ख्याल जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहते थे और इस दिल की बेचैनी जैसे उसे आंख भी नहीं बंद करने दे रही थी। वह घबराकर आंखें खोल लेती है। उसकी नजर ऊपर चलते सीलिंग फैन पर अटक जाती है। हाँ, यही सही है। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो मुझे तकलीफ भी नहीं होगी, न होंगी और न ही देखूंगी, और बस एक बार में ही खेल खत्म। सोचते सोचते वृंदा फांसी लगाने को तैयार हो जाती है। तभी, मम्मी, मैं यहाँ छुपा हूँ, ढूंढ कर दिखाओ। मम्मी, आज मेरे बर्थडे पर नई फ्रॉक देना। मम्मी, मेरे प्रोजेक्ट का डायग्राम बना दोगी? आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। अचानक बच्चों की आवाजें वृंदा के कानों में गूंजने लगती हैं। नहीं, नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी? मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? और सब उल्टी सीधी बातें बनाएंगे और मेरे बच्चों का जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। सोचते सोचते अचानक वृंदा को पसीना आने लगता है। उसकी धड़कनें अचानक से बहुत तेज चलने लगती हैं और वह हांफने लगती है। उस पर बेहोशी सी छाने लगती है। पापा, पापा जल्दी आओ। अचानक रवि की आवाज आती है। वह वृंदा के पास कुछ पूछने आया था, पर जब उसने अपनी माँ को ऐसे बेहोश होते देखा तो वह घबरा गया और अपने पापा को आवाज देता है। आवाज सुनकर श्याम दौड़ा आता है और जैसे ही वृंदा की हालत देखता है तो डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहते हैं। ये सुनकर श्याम टेंशन में आ जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है तो रवि जाकर गेट खोलता है। सामने बगल वाले शर्मा जी की वाइफ खड़ी थी। क्या हुआ भाई साहब, आपके चेहरे पर इतना टेंशन क्यों है? वृंदा तो ठीक है ना? आंटी, मम्मी बेहोश हो गई, रवि कहता है। क्या? कहते हुए मिसेज शर्मा तेजी से अंदर आती हैं और वृंदा के चेहरे पर पानी के छींटे डालती हैं और बीच बीच में उसको हिलाती और डुलाती हैं। थोड़ी देर बाद ही वृंदा को होश आता है, पर उसकी हालत सही नहीं दिख रही थी। भाई साहब, आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर को यहीं ले आइए, हो सकता है हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। श्याम को भी उनकी बात सही लगती है और वह डॉक्टर को लाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर श्याम घर आता है। डॉक्टर वृंदा को चेक करता है और देखिए मिस्टर श्याम, वृंदा का बीपी हाई है और मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं और कुछ दवाइयां भी लिखी हैं जिन्हें आप आज से ही देना शुरू करें। आप टेस्ट करवा कर फिर मुझे रिपोर्ट दिखाइए, फिर देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है। इसके बाद डॉक्टर को श्याम छोड़ने जाता है। श्याम के आने के बाद मिसेज शर्मा अपने घर चली जाती हैं। वृंदा,
तुमने कुछ खाया क्या? श्याम पूछता है, पर वृंदा कुछ नहीं कहती। वृंदा, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो। चलो खाना खाओ, और फिर दवाई भी तो खानी है। बच्चों कहाँ हो? चलो आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। श्याम वृंदा की ओर देखकर बच्चों को आवाज लगाता है। हे पापा, आज हमारे साथ खाना खाएंगे? छोटा सूरज खुश होते हुए कहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, श्याम कहता है। वो क्या पापा? सूरज पूछता है। बेटा, आपकी मम्मी ना पापा से थोड़ा गुस्सा है, तो वो गुस्से के मारे खाना नहीं खा रही हैं। तो उनके बिना हम भी खाना नहीं खा सकते, श्याम कहता है। तो अब हमें क्या करना होगा? अनन्या कहती है। तो बुद्धू, हमें मम्मी को मनाना होगा। सही कहा ना पापा? सूरज कहता है। तो चलो फिर, किस बात की देर, मम्मी को मनाते हैं। वृंदा, जो चुपचाप सभी की बातें सुन रही थी, उसे हंसी आ जाती है और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी नई नई शादी के दिन याद आने लगते हैं। वह जब भी गुस्सा हो जाती थी तो श्याम उसे तरह तरह से मनाता था। वह अक्सर अपना गुस्सा खाने पर निकालती थी और श्याम उसे खाना खिलाने के लिए न जाने कितने जतन करता था। और फिर जब तक वह खाना नहीं खाती थी तब तक वह भी खाना नहीं खाता था। सोचते सोचते अचानक वृंदा को जोर से रोना आता है। तभी उसे ध्यान आता है कि बच्चे उसे रोता देखकर टेंशन में आ जाएंगे, तो वह फट से अपने आंसू पोंछती है। बच्चों, मम्मी आप लोगों के साथ ही खाना खाएंगी। चलो अब खाना खाते हैं। इतना सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रात में सबके सोने के बाद वृंदा सो गई क्या? पर वृंदा कोई जवाब नहीं देती। तभी श्याम को वृंदा के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। श्याम वृंदा के चेहरे से चादर हटाता है तो देखता है कि वृंदा रो रही थी। वृंदा को रोता हुआ देखकर श्याम को बहुत तकलीफ होती है और वह अपने हाथ से वृंदा के आंसू पोंछता है। उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और वृंदा ने भी आज श्याम का विरोध नहीं किया। आज वृंदा शांति से श्याम के सीने से लग गई और उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। श्याम, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बताओ श्याम, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? कहते हुए वृंदा फफक पड़ी। श्याम वृंदा को कसकर गले लगा लेता है। आज उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अपने ऊपर बहुत ही तेज गुस्सा। श्याम वृंदा के आंसू पोंछता है और उसका चेहरा अपनी ओर उठाकर कहता है। वृंदा, देखो, मुझे मालूम है मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत कर रहा हूं। वृंदा, आज तुम्हें वो सारा सच बताऊंगा जिसने हमारे जीवन में हलचल मचा दी है। कमरे में एकदम सन्नाटा सा पसरा है। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और वृंदा और श्याम दोनों को ही अपनी अपनी धड़कनें एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। अगर इस समय कोई सुई भी गिरा देता तो उसकी भी आवाज सुनाई पड़ जाती। वृंदा, अचानक श्याम की आवाज कमरे की खामोशी तोड़ देती है। बोलो, वृंदा कहती है। वृंदा, तुम शीला को जानती हो ना? वही जो तुम्हारे ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट में है। हाँ, वही। याद है, 2 महीने पहले मैं सुबह 4 बजे ऑफिस से घर आया था, श्याम कहता है। हाँ, और तुमने कहा था कि क्लोजिंग के कारण काम खत्म करना जरूरी था, इसलिए तुम ऑफिस में ही रुककर सारी रात काम कर रहे थे, इसलिए सुबह घर आए थे। वृंदा कहती है। उस दिन तो हमारा सुबह सुबह ही झगड़ा हो गया था, क्योंकि मैं और बच्चे, उस दिन हम सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था और हम तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर तुम नहीं आए। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकती हूँ? कहते हुए वृंदा के चेहरे पर एक दुख की लकीर आ गई थी। वृंदा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल उस दिन मैं पूरी रात शीला के साथ था। श्याम एक एक शब्द चबाते हुए कहता है। श्याम गौर से शीला के चेहरे पर आते जाते एक एक भाव को देख रहा था और शीला का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ के रख दिया हो। उस दिन मैं दोपहर को ही घर के लिए निकल रहा था कि तभी शीला मेरे पास आई और बोली, श्याम, आज तुम जल्दी घर जा रहे हो? हाँ शीला, आज वृंदा और बच्चों के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बना है। बच्चे बहुत दिनों से बाहर घूमने की जिद कर रहे थे, तो सोचा कि उन्हें आज घुमा लाऊं, तो इसलिए जल्दी घर जा रहा हूं। एनीवे, तुम बताओ, तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं, अब क्या कहूं? अरे बताओ ना, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। वो श्याम, मेरी तबीयत जरा खराब सी लग रही थी, तो मुझे घर जाना था। अकेले ऐसी हालत में मैं ऑटो से जाना नहीं चाहती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ पाते। पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। शीला एकदम से रोता चेहरा बनाकर कहती है। अरे बस, इतनी सी बात, घर ही तो छोड़ना है ना, मैं हाल तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। कहकर श्याम शीला को छोड़ने उसके घर जाता है। रास्ते में शीला को चक्कर सा आता है
तो वह श्याम के कंधे पर अपना सर रख देती है। श्याम को शीला का सर बहुत गर्म सा महसूस होता है और वह एक जगह गाड़ी रोककर शीला का हाथ छूता है। शीला, तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है, कहकर श्याम शीला को डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी फिर फोन बजता है। अब की बार वृंदा का फोन था। श्याम, कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी श्याम की नजर शीला पर जाती है, जिसकी हालत और खराब सी दिख रही थी। श्याम वहीं रुकने का निर्णय करता है और वृंदा, यार सॉरी, वो क्या है ना, मंथली क्लोजिंग का टाइम चल रहा है और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मैं आने में लेट हो जाऊं। प्लीज तुम बच्चों को समझा देना, प्लीज जान, नेक्स्ट टाइम पक्का। कहते हुए श्याम की नजर फोन की बैटरी पर पड़ती है। बैटरी जाने वाली थी और अभी कहाँ वह चार्जर देखेगा, तो यह सोचकर वह वृंदा से कहता है कि उसके फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है, अगर फोन न लगे तो चिंता मत करना। कहकर श्याम फोन काट देता है। वृंदा हेलो हेलो करती रह जाती है। श्याम वृंदा से बात करके फोन रख देता है और शीला के पास जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। श्याम शीला को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और उसे रजाई भी उड़ा देता है, पर शीला का कंपाना बंद नहीं हो रहा था। श्याम की कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। श्याम जब शीला को गोद में उठाए था तो शीला का स्पर्श श्याम के मन को रोमांचित कर रहा था। श्याम रसोई से दूध ब्रेड लेकर आता है और शीला को जबरदस्ती खिलाता है और फिर शीला को बुखार की दवा देता है, लेकिन शीला ठंड से बहुत ही ज्यादा कांप रही थी और वह अचानक श्याम का हाथ पकड़ लेती है। शीला का हाथ बहुत ही गर्म हो रहा था। अचानक शीला श्याम को अपनी ओर खींचती है। श्याम भी शीला के इस तरह पास आने पर खुद को रोक नहीं पाता है और उसकी रजाई में उसके करीब लेट जाता है। श्याम की गर्दन पर शीला की गर्म सांसें पड़ती हैं और श्याम बहक जाता है। करीब रात के 3 बजे तक शीला का बुखार उतर जाता है, पर इस बीच बहुत कुछ इन दोनों के बीच उस रात घटित होता है, जिसका पछतावा न तो श्याम को होता है और न ही शीला को। उस रात में शीला अपने होश में नहीं थी, पर श्याम, वह तो होश में होकर भी बेहोश हो चुका था। उसने अपने जरा से सुख के पीछे अपने और वृंदा के रिश्तों की आहुति दे दी थी। श्याम बेशर्मों की तरह अपने घर आ जाता है। हालांकि जब घर पर वह वृंदा और बच्चों का चेहरा देखता है तो उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, पर अपने स्वार्थ में वह अंधा हो चुका था, सो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद तो जैसे श्याम और शीला न जाने कितनी बार रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन कर चुके होते हैं। वहीं वृंदा, उसे तो जरा भी भनक नहीं थी कि श्याम उसे धोखा दे रहा है। श्याम का उसे समय नहीं देना और कई रात ऑफिस में ज्यादा काम के नाम पर शीला के यहाँ रुकना कभी भी वृंदा के शक का कारण नहीं बना। वह बस यही सोचती थी कि श्याम उसके और बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और इसीलिए वह ऑफिस में देर रात तक काम करता है। वृंदा श्याम पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। इधर शीला प्रेग्नेंट हो जाती है और वह श्याम पर शादी के लिए दबाव बनाती है और उसे वृंदा को तलाक देने के लिए कहती है। उस दिन शीला ने श्याम को एक गार्डन में मिलने बुलाया था। देखो श्याम, अगर तुमने वृंदा को तलाक नहीं दिया तो मैं ऑफिस में सब जगह बता दूंगी कि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो और मैं पुलिस कंप्लेंट भी करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, शीला कहती है। श्याम शीला की बात सुनकर हैरान हो जाता है। शीला, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? श्याम कहता है, वही जो तुम सुन रहे हो। श्याम, अब मुझे भी सेटल्ड होना है, अपनी खुद की एक गृहस्थी बनानी है जिसमें तुम, मैं और हमारा बच्चा होगा। बस तुम वृंदा को तलाक दे दो, शीला कहती है। श्याम शीला को मनाने की कोशिश करता है और उसे बच्चा गिराने की बात कहता है। यह सुनकर शीला भड़क जाती है और श्याम को धमकी देती है कि वह थाने जा रही है। श्याम शीला को रोकने की कोशिश करता है, पर शीला जल्दी में ध्यान नहीं देती है और जल्दी जल्दी रोड पर आ जाती है। शीला को ध्यान ही नहीं होता कि कब वह बीच रोड पर चलने लगी है कि अचानक एक तेज गति से आता ट्रक उससे टकरा जाता है। घटनास्थल पर ही शीला की मौत हो जाती है और श्याम वहां से चुपचाप वापस घर आ जाता है। हालांकि उसे शीला के मरने का बहुत दुख होता है और वह बार बार मन ही मन शीला से माफी मांगता है। श्याम चुपचाप घर आकर लेट जाता है। अब उसे कहीं न कहीं शीला के ऐसे मरने का दुख हो रहा था। कब उसकी नींद लग गई उसे भी नहीं पता चलता। तुम मेरे बच्चे के हत्यारे हो श्याम, शीला कहती है। शीला, तुम यहाँ कमरे में कैसे? तुम तो मर चुकी हो ना? श्याम शीला को देखते हुए कहता है। और हाँ सुनो, मैंने नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को, तुम खुद ही सड़क पर चली गई और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? बोलो। श्याम कहता है, नहीं, तुमने ही मारा है मेरे बच्चे को और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। श्याम। चीखते हुए शीला श्याम का गला पकड़ लेती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत छुओ। और अचानक श्याम की नींद खुल जाती है। वह देखकर चौंक जाता है कि वह सपना देख रहा था और वृंदा उसे उठा रही थी। क्या हुआ श्याम, ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, वृंदा कहती है। नहीं, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था, कहते हुए श्याम अपनी उखड़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दिन में तो श्याम सही रहता था, पर जैसे ही रात आती श्याम को सपने में शीला ही दिखाई देती थी। श्याम का खाना पीना सब कम हो चुका था। वृंदा को भी चिंता होने लगी थी, पर श्याम ऑफिस में ज्यादा काम का बहाना बताकर बात को टाल देता था। श्याम अभी टेंशन में था कि वृंदा को कैंसर डायग्नोस हो गया और श्याम की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। श्याम अभी वृंदा की बीमारी को और अपने घर और ऑफिस सबको जैसे तैसे मैनेज कर ही रहा था कि उसके फ्रेंड को ब्लड की जरूरत पड़ गई। देने से पहले जब ब्लड टेस्ट हुआ तो श्याम को एड्स का पता चलता है। ये सुनकर श्याम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती हैं। अब मैं ये सच वृंदा को कैसे बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता हूँ। बेचारी, वह खुद अपनी बीमारी से लड़ रही है, और अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो कहीं वह सदमे में ना आ जाए। नहीं नहीं, उसे नहीं बताऊंगा। पर अगले पल अगर कहीं किसी और से वृंदा को पता चला तो वह कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ और उससे माफी भी मांग लूंगा। हो सकता है कि वह मुझे माफ कर दे। कहकर श्याम चुप हो जाता है और वृंदा की ओर देखता है। वृंदा श्याम की सारी बात सुनकर हैरान हो जाती है। श्याम, शीला सच ही कह रही थी कि तुम सच में खूनी हो। तुमने न सिर्फ शीला बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया और ऊपर से तुमने मेरे विश्वास का भी खून कर दिया है। श्याम, मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम्हारी जगह मैं किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा करती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते, या मैं तुम्हें धोखा देकर किसी पराये पुरुष के साथ? बात अधूरी छोड़कर वृंदा श्याम की ओर देखती है और श्याम अपनी निगाहें नीचे किए हुए बैठा था। शायद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वृंदा से नजरें मिलाने की। श्याम, पता है तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। अगर हमारे बच्चे ना होते तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती या फिर अपने आप को फांसी लगा लेती। श्याम, तुम अभी मेरे सामने से चले जाओ प्लीज, कहकर वृंदा अपना चेहरा फेर लेती है। श्याम कुछ देर वृंदा की ओर देखता है और कहता है, जानता हूं वृंदा, मेरी गलती माफ करने योग्य नहीं है। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, पर वृंदा, क्या एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज वृंदा, जो तुम कहोगी मैं वो सब करूंगा, बस मुझे एक बार माफ कर दो वृंदा। श्याम रोते रोते कहता है, पर वृंदा वो श्याम की ओर देखती भी नहीं है। श्याम कुछ देर खड़ा रहता है, पर जब वृंदा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वो वहां से चला जाता है। आज आसमान में बहुत तेज बिजली चमक रही थी और बादल भी जोर जोर से गरज रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वृंदा बालकनी में आ जाती है और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं। वृंदा श्याम के द्वारा दिए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और सबसे ज्यादा चिंता तो उसे अपने बच्चों की लग रही थी। उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि वह और बच्चे एक नाव में बैठे हैं और नाव बीच मझधार में फंस गई हो। सोचते सोचते वृंदा बहुत जोर से रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। ये कैसा नियति का चक्र है और कैसा भाग्य का खेल है कि आज हम सब नई बीज भंवर में डोल रही हैं। अभी उसका कैंसर भी ठीक नहीं हुआ है और ऊपर से श्याम की ऐसी बीमारी जो ठीक भी होगी या नहीं, और इस बीमारी का इलाज भी तो कितना महंगा है। और वृंदा न जाने क्या क्या मन में सोचती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और इधर वृंदा की आंखों से भी बारिश हो रही थी। ये अंतर करना मुश्किल था कि बाहर की बारिश तेज थी या वृंदा के आंसुओं की। पूरी रात वृंदा सिर्फ अपने आंसू बहाती रही, उसे समय का भी भान न रहा। फिर जब मोबाइल पर सुबह के 4 बजे का अलार्म बजा तब जाकर वृंदा को कुछ होश आया और वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। इधर दूसरे कमरे में श्याम की मनोदशा भी कुछ ऐसी थी। वो भी पूरी रात नहीं सोया था। वो अपने अपराध बोध में ही डूबा जा रहा था। सुबह का सूरज तो निकला, पर वृंदा और श्याम की जिंदगी का सूरज तो जैसे डूब चुका था। आज रविवार था, बच्चे देर तक सो रहे थे और श्याम तो सोया ही नहीं था। उसकी वृंदा के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर श्याम हैरान हो जाता है। तो क्या वृंदा अब उससे बात भी ना करेगी? श्याम मोबाइल लेकर वृंदा के कमरे की ओर जाता है। वृंदा, ऐसा जुल्म मत करो। तुम मुझे मारो, गालियां दो, पर ऐसे अपना मुख न मोड़ो। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी गलती क्षमा योग्य भी नहीं है, पर एक मौका तो दे ही सकती हो ना? श्याम लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है।
श्याम, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ, वृंदा कहती है। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? नहीं वृंदा, तलाक तो तुम्हें मैं नहीं देने वाला हूँ। एक गलती कर चुका हूँ, अब ये दूसरी नहीं करना चाहता हूँ। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, और तुम्हें ऐसी हालत में यूं दरबदर होते मैं नहीं देख सकता हूँ। हाँ, अब मैं इस घर में कम से कम आया जाया करूंगा। वैसे भी अब मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में ही बिताऊंगा, ताकि ज्यादा पैसा तुम्हारे और बच्चों के लिए जोड़ सकूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। श्याम की बात सुनकर वृंदा चौंक जाती है और फफक फफक कर रोने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ श्याम? आखिर मुझे किस कसूर की सजा दे रहे हो? कहते हुए वृंदा श्याम की कॉलर पकड़कर उसे झिझोड़ देती है। न तुम मुझे जीने देते हो और न चैन से मरने देते हो। कहते हुए वृंदा श्याम के गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारती है, और जब थक जाती है तो वहीं श्याम के कंधे पर निढाल हो जाती है। श्याम भी चुपचाप वृंदा से थप्पड़ खा लेता है। वृंदा, मैं तो इस तरह रो भी नहीं सकता हूँ। मुझे इस समय बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। शायद अब जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपने पाप को झेलना मेरी नियति है, और तुम्हारी नियति मेरे जैसे पापी इंसान को झेलना है। श्याम मन ही मन कहता है और वृंदा को बिस्तर पर लिटाता है, और वृंदा भी न जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद उसका बड़बड़ाना बंद हो गया था। शायद वृंदा नींद में चली गई थी या बड़बड़ाते हुए थक चुकी थी। श्याम वृंदा को चादर उड़ाकर बाहर आ जाता है। सब इस तरह बिखरेगा, ये तो शायद श्याम और वृंदा ने सपने में भी नहीं सोचा था, पर जो घटित होना होता है वो होकर ही रहता है। वरना किसने सोचा था कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। बच्चों के सामने दोनों ऐसा दिखाते थे कि सब ठीक है, और बच्चों के स्कूल जाते ही एक अलग ही रूप में दोनों आते थे। श्याम अब बहुत देर से ऑफिस से घर आता और सुबह जल्दी चला जाता। जाने कब तक ऐसा चलता, पर शायद नियति भी कुछ और खेल रच रही थी कि एक दिन श्याम का फोन बजता है। प्लीज जल्दी आइए, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए जल्दी से जल्दी। और फोन कट जाता है। हेलो, रवि कहता ही रह जाता है, पर उधर से कोई आवाज नहीं आती। श्याम जैसी हालत में था वैसे ही हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। वहां जैसे ही वो रवि को देखता है, उसकी चीख निकलते निकलते रह जाती है। रवि के पूरे चेहरे पट्टियां बंधी थीं, और डॉक्टर कह रहे थे कि उसे खून की जल्दी जरूरत पड़ेगी। लेकिन रवि की हालत हुई कैसे? श्याम सोचता है, पर अभी इन सब बातों का समय नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे कि इमरजेंसी है। रवि उस इंसान को भी देखने की कोशिश करता है जिसने फोन पर रवि के एक्सीडेंट की इत्तला दी थी, पर वो आदमी नहीं मिलता। सर, जल्दी ब्लड का इंतजाम कीजिए, नर्स श्याम से कहती है। जो रवि का ब्लड ग्रुप था वही श्याम का था। वो कहने ही वाला था कि उसका खून ले लें, पर अचानक उसे याद आता है कि उसे तो एड्स है, और वृंदा को श्याम बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वृंदा को पता चलता तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाती, और अभी वृंदा वैसे ही टेंशन में चल रही थी। रवि की कुछ समझ में नहीं आता। उधर डॉक्टर जल्दी से ब्लड के इंतजाम करने के लिए कह रहे थे। हार कर श्याम ब्लड बैंक जाता है, वहां से रवि के लिए ब्लड अरेंज करता है। डॉक्टर कहते हैं, सर, पर ज्यादा चोट लगने के कारण अगले 24 घंटे रवि के लिए क्रिटिकल हैं। अगर 24 घंटे में होश आ जाता है तो सब ठीक होने के चांस ज्यादा हैं, पर होश ना आया तो ये सोचकर ही रवि को घबराहट होने लगती है। अब श्याम को चिंता हो जाती है कि वृंदा को कैसे बताए। वृंदा को बताने का मतलब और भी ज्यादा परेशानी खड़ी होना था, पर उसे बताना तो पड़ेगा ही। श्याम भगवान का नाम लेकर वृंदा को फोन लगाता है। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वृंदा उसका फोन नहीं उठाएगी, पर अभी रवि की जान का सवाल था तो बताना जरूरी था। जो होगा सो देखा जाएगा, और अब इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा, रवि अपने मन में सोचता है। श्याम घर पर वृंदा के मोबाइल पर फोन लगाता है। फोन अनन्या ने उठाया। हेलो पापा। हेलो बेटा। बेटा, मम्मी कहाँ है? पापा, मम्मी सो रही हैं, आप कहें तो उठा दूं? हाँ बेटा, उन्हें उठा दो और मेरी बात करवा दो। हेलो श्याम बोलो, वृंदा कहती हैं। वृंदा, वो रवि का एक्सीडेंट हो गया है, अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर श्याम पूरी बात बताता है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से मोबाइल छूट जाता है, और वो जैसे थी वैसे ही हॉस्पिटल को जाने लगती है, और पड़ोसी शर्मा जी को अनन्या और सूरज का ध्यान रखने को कह जाती है। श्याम हॉस्पिटल में बने मंदिर में भगवान के सामने आंखें बंद कर बैठकर प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरे बच्चे को सही कर दो भगवान, मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को मत दीजिए भगवान। और श्याम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्याम, श्याम,
कहाँ हो? बदहवास से वृंदा की आवाज श्याम के कानों में पड़ती है। श्याम जल्दी से दौड़कर वहां जाता है। श्याम को देखते ही वृंदा श्याम के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। श्याम, रवि कैसा है? उसे होश आया क्या? वृंदा रोते हुए कहती है। नहीं वृंदा, अभी तो नहीं आया। अगले 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे पहले होश आ जाए। श्याम कहता है। श्याम, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसकी आत्मा बदला ले रही है। वृंदा रोते रोते कहती है। वृंदा, तुम पागल हो गई हो क्या? शीला मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं, समझी? और तुम ये पागलपन का भूत निकाल दो जरा अपने दिमाग से, रवि कहता है। पर वृंदा बार बार यही कहती जाती है। मिस्टर श्याम, एक नर्स आकर कहती है। जी सिस्टर। मिस्टर श्याम आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। वृंदा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, श्याम कहता है। नहीं, मैं भी चलूंगी, वृंदा कहती है। वृंदा, तुम यहाँ आईसीयू के बाहर बैठो, मैं बस अभी आया, कहते हुए श्याम अकेला ही डॉक्टर से मिलने चला जाता है और वृंदा मन मानकर आईसीयू के पास चली जाती है। तभी आईसीयू के गेट पर लगे ग्लास यूए के अंदर उसे पट्टियों से बंधा रवि दिखता है और रवि के पास उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वृंदा उस औरत का चेहरा गौर से देखती है तो उसकी जोर की चीख निकल जाती है। शीला, तुम यहाँ, कहते हुए वृंदा बेहोश हो जाती है। वृंदा की चीख सुनकर सब लोग वहां आते हैं। श्याम और डॉक्टर भी दौड़कर पहुंचते हैं। वृंदा को जल्दी से लिटाया जाता है और उसके ऊपर पानी के छींटे डाले जाते हैं जिससे वृंदा को होश आ जाता है। शीला, शीला, तुम मेरे बच्चे के पास क्या कर रही हो? होश में आते ही वृंदा जोर से चिल्लाती है। वृंदा, होश में आओ। कहाँ है शीला? श्याम कहता है। श्याम, मैं सच कह रही हूं, मैंने अभी अभी शीला को रवि के पास देखा था। फिर? शीला, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। शीला मर चुकी है, वो यहाँ कैसे आएगी? श्याम, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूं, वृंदा रोते हुए श्याम से कहती है। वृंदा, अपने आप को संभालो प्लीज, इस तरह पागलपन मत करो प्लीज। चलो, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, श्याम कहता है। श्याम, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मैं सही कह रही हूं, वृंदा गुस्से में कहती है। अच्छा, कहाँ है शीला? जरा मुझे भी दिखाओ, कहते हुए श्याम वृंदा का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू में ले जाता है। बताओ, कहाँ है शीला? हाँ, बताओ, मुझे तो नहीं दिख रही शीला। वृंदा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, अब तुम घर जाकर आराम करो। नहीं श्याम, मैं अपने बच्चे को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं सच कह रही हूं श्याम, मेरा यकीन करो, मैंने शीला को देखा है। वृंदा चिल्लाकर कहती है। वो शीला मेरे बच्चे को मार देगी, कहते हुए वृंदा फिर से रो देती है। शीला का ऐसा व्यवहार देखकर श्याम वृंदा को वहीं रुकने नहीं देना चाहता है। वृंदा इकट्ठा आईसीयू के बाहर से रवि को देख रही थी। उसे लग रहा था कि शीला की आत्मा जरूर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। तभी श्याम का मोबाइल बजता है। पापा, आप और मम्मा कितनी देर से घर आओगे? और रवि भैया भी अभी तक नहीं आए हैं, अनन्या कहती है। बेटा, रवि भैया की तबीयत सही नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, मैं अभी आपकी मम्मा को लेकर आता हूँ, तब तक आप अपना और सूरज का ध्यान रखना, कहकर श्याम फोन काट देता है। श्याम वृंदा को जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है, पर वृंदा कैसे भी तैयार नहीं होती है, तो हार कर श्याम अकेला ही घर चला जाता है। पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा होने पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पर एक अजीब सा सन्नाटा पूरे हॉस्पिटल में पसरा हुआ दिखाई देता है। वृंदा आंखें बंद किए हुए कुर्सी पर टेक लगाकर बैठी थी कि तभी उसे कुछ आहट सी सुनाई देती है, तो वृंदा अचानक से आंखें खोल देती है। अचानक वृंदा को एक साया तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है और फिर वो साया अचानक से गायब हो जाता है। वृंदा के माथे पर अचानक पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। वो हिम्मत करके उस साये के पीछे जाती है कि अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, तो वो चौंक कर चिल्लाकर पीछे देखती है तो उसे श्याम दिखाई देता है। वृंदा राहत की सांस लेती है। क्या हुआ वृंदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? श्याम पूछता है। कुछ नहीं श्याम, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम इतनी जल्दी घर से कैसे वापस आ गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम घर के लिए निकले थे, वृंदा कहती है। और ये तुम्हारी आवाज कैसी भारी भारी हो रही है? कुछ नहीं वृंदा, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, श्याम कहता है। अचानक वृंदा को ऐसा लगता है कि उसे ठंड लग रही है और जो अभी थोड़ी देर पहले पसीना आ रहा था वो भी जाने कहां सूख कर गायब हो गया है। श्याम, ये अचानक से ठंड क्यों लग रही है? कहते हुए वृंदा जैसे ही श्याम का हाथ पकड़ती है वैसे ही चौंक जाती है। श्याम का हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रखा था। श्याम,
तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है, कहते हुए वृंदा श्याम की ओर देखती है, पर श्याम के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। श्याम, तुम सुन रहे हो ना, मैं क्या कह रही हूँ? वृंदा कहती है, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? जानती हो, यहाँ ऐसे किसी का आना मना है। यहाँ लाशें रखी जाती हैं, ये मर्चरी है। और आप ये किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक वार्ड बॉय आकर वृंदा से कहता है। वृंदा एकदम से चौंक जाती है। मैं ये कहाँ आ गई? अभी तो मैं आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठी थी और अब यहाँ कैसे? और श्याम भी तो मेरे साथ थे, वो कहाँ चले गए? वृंदा मन में विचार करती है। मैडम चलिए। किस सोच में हो? वार्ड बॉय कहता है। वार्ड बॉय की बात सुनकर वृंदा की त्रिंदा भंग होती है और वो भी बाहर आ जाती है। तभी वृंदा को श्याम आता हुआ दिखाई देता है। वृंदा, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम आखिर कहाँ चली गई थी? श्याम पास आकर चिंतित होते हुए पूछता है। वृंदा श्याम को देखकर चौंक जाती है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और जैसे ही वृंदा श्याम को छूती है, उसे श्याम की बॉडी अब गर्म महसूस होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वृंदा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वृंदा को यूं परेशान देखकर श्याम भी परेशान हो जाता है। वृंदा, क्या हुआ? तुम ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठी हो? वृंदा चुप रहती है, श्याम की बात का कोई जवाब नहीं देती। वृंदा, क्या हुआ? कुछ तो बोलो, कहते हुए श्याम वृंदा के दोनों कंधे पकड़कर हिला देता है। दूर रहो, मुझे मत छुओ, समझे तुम? कहते हुए वृंदा श्याम के दोनों हाथ झटक देती है। तुम श्याम नहीं हो सकते, श्याम तो अभी अभी यहीं था, वृंदा कहती है। तुम होश में तो हो, ये क्या बक रही हो? मैं श्याम ही हूं। तुमने होश में रहने ही कब दिया श्याम? और अब तो शीला की आत्मा भी आ चुकी है बदला लेने को। श्याम, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, पर अभी तो हाल फिलहाल रवि की जान खतरे में दिखाई दे रही है। जानते हो, अभी अभी तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा भेष धारण करके शीला की आत्मा आई थी। तुम बिल्कुल ही पागल हो चुकी हो वृंदा। तुम्हें सदमा बैठ गया है रवि के एक्सीडेंट का, और ये तुम क्या बार बार शीला की आत्मा की बातें कह रही हो? मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? इसीलिए मैं तुम्हें घर जाने के लिए कह रहा था, जिससे तुम्हारे दिमाग और शरीर को आराम मिल सके। पर तुम्हें तो जिद छड़ी थी घर न जाने की, और अब देखो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। कितनी बार कहूं कि कोई आत्मा भूत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है, श्याम कहता है। अच्छा, अगर ये मेरे दिमाग का फितूर होता तो मैं मर्चरी में नहीं होती, समझे? तुम श्याम हो तो थोड़ी देर पहले तुम्हारे भेष में कौन था? वो पक्का शीला की आत्मा थी, और जब मैंने उसे छुआ तो वो एकदम लाश जैसी ठंडी थी। तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर मुझे पक्का यकीन है कि शीला की आत्मा हमारे आसपास ही है। सब तुम्हारी गलती है श्याम, सब तुम्हारी गलती है, समझे? आज तुम्हारे ही कर्मों का भुगतान मेरा बच्चा भुगत रहा है। कहते हुए वृंदा की आंख से आंसू बहने लगते हैं। अभी श्याम और वृंदा आपस में उलझ रहे थे कि अचानक श्याम को अपने कानों में एकदम से तेज हवा की सिसनाहट सुनाई देती है, और श्याम को ऐसा लगता है कि जैसे उस हवा में कुछ शब्द घुले हुए हैं जो उसके कान में कुछ कह रहे हैं। अचानक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लटका हुआ बल्ब हिलने लगता है और बार बार चालू बंद होने लगता है, और तभी एक साया उन दोनों की आंखों के सामने से गुजरता हुआ दिखाई देता है। श्याम, देखो, ये शीला ही है, वृंदा श्याम की बांह झिझोड़ाते हुए कहती है। पर श्याम जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुका था, वो उस साये के पीछे पीछे जाने लगता है। वृंदा श्याम को पकड़ने और रोकने की कोशिश करती है तो श्याम उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वृंदा नीचे गिर जाती है, और श्याम वो तो उस साये के पीछे पीछे चला जाता है। कोई है? डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, अरे कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, कोई रोको, वृंदा उठने की कोशिश करते हुए कहती है। वृंदा गिरती पड़ती, लड़खड़ाती हुई श्याम के पीछे पीछे जाती है, पर उसे श्याम नहीं दिखाई देता। वृंदा पागलों की तरह श्याम को ढूंढती है कि एक बहुत ही तेज चीख उसे सुनाई देती है। वृंदा दौड़कर उस चीख की दिशा में भागती है। चीख एक कमरे के अंदर से आ रही थी। वृंदा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो वृंदा के मुंह से भी एक जोर की चीख निकलती है। सामने श्याम की लाश पंखे पर लटकी हुई दिखाई देती है।
ये देखकर वृंदा वहीं बेहोश होने वाली होती है कि वृंदा को अपने पीछे रवि की चीख सुनाई देती है। वृंदा मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रवि उसे हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है और वो जोर जोर से वृंदा को रोकर पुकार रहा था, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, प्लीज। वृंदा जैसे ही रवि के पास जाती है तो रवि गायब हो जाता है और वृंदा रवि का नाम लेकर वहीं बेहोश हो जाती है। वृंदा, वृंदा उठो, क्यों चिल्ला रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? वृंदा जैसे ही आंखें खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि श्याम उसकी नजरों के सामने था। देखकर वृंदा एकदम भड़क कर उठती है। श्याम, रवि को बचाओ प्लीज। शीला की आत्मा उसे बहुत परेशान कर रही है। और अचानक वृंदा को याद आता है कि श्याम भी तो पंखे से लटका हुआ था। वृंदा जोर से श्याम को धक्का देती हुई उठती है और आईसीयू की ओर दौड़ लगाती है। वृंदा, रुक जाओ, कहां भाग रही हो? पागल हो गई हो क्या? कहते हुए श्याम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल जाती है। वहां जाकर वृंदा देखती है कि रवि को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है। वृंदा डॉक्टर से रवि की हालत के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं कि रवि की हालत बिगड़ती ही जा रही है। उसके सिर के अंदर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है और हमें तुरंत ही रवि का ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर वृंदा श्याम के पास जाती है। श्याम, देखो ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रवि की हालत बिगड़ रही है, तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? वृंदा रोते हुए कहती है। श्याम, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कहते हुए वृंदा जैसे ही सामने देखती है तो श्याम वहां पर नहीं है। तभी उसकी नजर स्ट्रेचर पर पड़ती है जिस पर एक डेड बॉडी सफेद कपड़े से ढकी हुई जा रही थी और एक आदमी उसे लिए जा रहा था। अचानक उस बॉडी के चेहरे से कपड़ा हट जाता है। जैसे ही वृंदा उस डेड बॉडी का चेहरा देखती है तो सन्न रह जाती है क्योंकि यह तो श्याम की बॉडी थी। रुक जाओ, ये श्याम को लेकर कहां जा रहे हो? वृंदा पूछती है। श्याम की बॉडी देखकर वृंदा घबरा जाती है। भैया रुको प्लीज, ये कहां लिए जा रहे हो? ये मेरे पति हैं और ये सफेद चादर क्यों ओढ़े हुए हैं? मैडम, इनकी मौत हो चुकी है और हमें इनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 3 के बाथरूम में मिली है। अब पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी को हम ले जा रहे हैं। वार्ड बॉय कहते हैं। वार्ड नंबर 3, ये तो मर्चरी के पास वाला रूम है ना? वृंदा चौंक कर कहती है। जी मैडम, वार्ड बॉय कहते हैं और बॉडी को ले जाने लगते हैं। अरे रुको, तुम ऐसे कैसे ले जा सकते हो? ये मेरे पति हैं। अभी वृंदा ये कह ही रही थी कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए वृंदा के पास आते हैं और वृंदा से कहते हैं, आई एम सॉरी वृंदा जी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। ही इज नो मोर। कहते हुए डॉक्टर चले जाते हैं। वृंदा की तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वृंदा का जी कर रहा था कि वह झार झार रो ले। वृंदा श्याम की बॉडी के पास जाती है और उसके सीने को पकड़ते हुए कहती है, श्याम, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं बार बार तुमसे कह रही थी कि शीला की आत्मा हमारे आसपास ही है, पर तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया और तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था ना। और तुम्हें तो मैं पागल नजर आ रही थी और अब देखो ना क्या से क्या हो गया। श्याम, श्याम, तुम सुन रहे हो ना? यूं खामोश मत रहो ना। श्याम, बताओ मैं क्या करूं? जानते हो, रवि भी नहीं रहा। श्याम, सुन रहे हो ना? हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम कुछ तो बोलो। रोते हुए वृंदा को अचानक अपने दोनों बच्चों अनन्या और सूरज का ध्यान आता है और वह बदहवास सी घर की ओर भागती है। ये शीला मेरे दोनों बच्चों को नहीं छोड़ेगी, वृंदा बड़बड़ाती हुई कहती जाती है और अपने घर पहुंचती है तो हैरान हो जाती है। मम्मी, आप कहाँ थीं इतनी देर से? अनन्या कहती है। वृंदा कुछ कहने ही जा रही थी कि उसकी नजर अचानक श्याम पर पड़ती है। श्याम, तुम यहाँ? वृंदा वहां पर श्याम को देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ? तुम तो मर चुके हो ना? मैं अभी अभी तुम्हारी डेड बॉडी देखकर आ रही हूँ। श्याम, तुम जिद्दा कैसे हो गए? अगर वो श्याम है तो फिर ये मेरे सामने कौन सा श्याम है? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? तुम मुझे बताओ, आखिर तुम कौन हो? कहते हुए वृंदा श्याम का कॉलर पकड़कर खींचती है तो अचानक से श्याम गायब हो जाता है और वृंदा के हाथ खाली रह जाते हैं। शीला, मैं जानती हूं ये तुम हो
और तुम ही ये सब कर रही हो। मैं जानती हूं तुम मुझे सुन रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो और ये सब क्यों कर रही हो, बोलो। वृंदा चिल्लाते हुए कहती है। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज मेरे सामने आओ। शीला प्लीज, तुम एक बार तो मेरे सामने आओ। वृंदा बार बार शीला का नाम लेकर उसे बुलाती है। अचानक शीला को सामने दर्पण में एक धुंधला साया दिखाई देता है और वह धुंधला साया यकायक दर्पण से निकलकर वृंदा के सामने आ जाता है। साये के वृंदा के सामने आते ही अचानक कमरे में रखी सारी चीजें हिलने लगती हैं। लकड़ी का रैक, जो कि कमरे के दरवाजे के बिल्कुल करीब रखा था, अचानक खड़बड़ाने लगता है और उस रैक पर रखी बच्चों की सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम सब नीचे गिर जाती हैं। इसे देखकर वृंदा के दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वृंदा को कसकर पकड़ लेते हैं। साये को अपने एकदम सामने देखकर वृंदा के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है, जिसे सुनकर अनन्या और सूरज भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई फायदा नहीं है तुम्हारे चिल्लाने का, क्योंकि तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। कहते हुए वह साया जोर से अट्टाहस करता है। वृंदा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। मम्मी, ये आप क्यों चिल्ला रही हो? और ये हमारे सामने ये कौन है? अनन्या और सूरज डरते हुए कहते हैं। कुछ नहीं बेटा, कहते हुए वृंदा अपने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से चिपका लेती है। आखिर तुम चाहती क्या हो शीला? वृंदा अपने दिल की धड़कनों पर काबू करते हुए कहती है। तुम्हारे दोनों बच्चों की मौत। एक डरावनी मगर ठंडी आवाज गूंजती है। देखो शीला, मैं मानती हूं श्याम ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। श्याम की ओर से मैं तुमसे माफी चाहती हूं। प्लीज वृंदा, हमें माफ कर दो। वृंदा कहती है। माफ कर दूं? कभी नहीं। मैंने अपना बच्चा खोया है। उस बेचारी की क्या गलती थी जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया था? उसके जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया, शीला की आत्मा कहती है। लेकिन शीला, तुमने श्याम को उसके की सजा दे तो दी, और तो और तुमने मेरे बच्चे रवि का भी खून कर दिया शीला, और कितनों की जान लोगी? कैसी माँ हो तुम, जो दूसरी माँ को दर्द देकर अपना दर्द कम करने की एक क्रूरतम कोशिश कर रही हो? वृंदा चिल्लाते हुए कहती है। शीला, मैं भी एक माँ हूं। मैं भी जानती हूं कि संतान के खोने का दर्द क्या होता है। शीला, तुम एक घड़ी अपने बदले की भावना को दूर रखकर सिर्फ एक पल के लिए सोचो कि क्या सचमुच तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा इन मासूम बच्चों की जान लेकर। तो ठीक है, मैं तुम्हें खुद अपने बच्चे तुम्हारे हवाले कर देती हूं। पर इतना सोचना शीला, इन बच्चों को मारकर भी तुम्हारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तुम यूं ही भटकती रहोगी जन्म जन्मों तक। कहते कहते वृंदा का गला रुक जाता है और वह अपने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से चिपकाकर जोर जोर से रोती है। डर के मारे वृंदा और उसके दोनों बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अचानक एक सन्नाटा सा कमरे में पसर जाता है। एक गहरी खामोशी चारों ओर फैल जाती है। जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती तो वृंदा और उसके बच्चे अपनी आंखें खोल देते हैं और जो नज़ारा सामने होता है उसे देखकर वृंदा हैरान हो जाती है। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती तो वृंदा और बच्चे अपनी आंखें खोल देते हैं और जो नज़ारा होता है वह काफी हैरान कर देने वाला होता है। सामने शीला की आत्मा चुपचाप खड़ी हुई है और उस आत्मा की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वृंदा हैरानी से शीला की आत्मा को यूं रोते हुए देख रही थी। वृंदा, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से और लालच में मैं अंधी हो चुकी थी और मुझे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब मैंने अपनी मर्यादा तोड़ दी और गर्भवती हो गई तो मैंने ही श्याम पर तुम्हें छोड़ देने और तलाक देने के लिए जोर डाला था, जिसे श्याम ने मना कर दिया था। तब मैं गुस्से से सड़क पर आ गई थी और मेरा एक दूसरे वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरी मौत हो गई और साथ में मेरा होने वाला बच्चा भी मर गया। और मेरी आत्मा श्याम को और उसके परिवार को अपनी मौत की वजह मानने लगी और तुम सबकी मृत्यु ही मेरी मुक्ति का सबब थी। श्याम की मौत से मेरा बदला पूरा नहीं हुआ था तो मैं श्याम के पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती थी, और जिसमें मैं कामयाब भी हो रही थी। पर वृंदा, आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मैं समझ गई कि गलत का परिणाम गलत ही है। जितनी श्याम की गलती थी उससे कहीं ज्यादा तो मेरी गलती थी। वृंदा, श्याम को तो मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकती हूं, पर अब मैंने श्याम को भी माफ कर दिया है। और हाँ, रवि भी ठीक हो जाएगा। जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहती हूं कि मैं अभी जा रही हूं
पर दोबारा जन्म लेकर जल्दी ही लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। और अचानक एक धुआं सा चारों ओर दिखाई देता है और शीला की आत्मा उस धुएं में घुल जाती है और गायब हो जाती है। अचानक उस धुएं में वृंदा को श्याम की आकृति भी दिखाई देती है। ये श्याम की आत्मा थी जो एक आखिरी बार वृंदा से मिलने और उसे देखने आई थी। शीला द्वारा श्याम को माफ कर देने से श्याम की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। शीला देखती है कि सफेद कपड़ों में लिपटी श्याम की आत्मा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू थे। श्याम, शीला धीरे से कहती है, वृंदा, अब मुझे भी जाना होगा। बस तुम भी एक बार मुझे माफ कर दो वृंदा, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। और हाँ, ऊपर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शीला, श्याम की आत्मा कहती है। श्याम, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। आखिर गलती भी इंसानों से होती है, पर तुम हमें छोड़कर मत जाओ श्याम, प्लीज, वृंदा रोते हुए कहती है। वृंदा का दिल तड़प रहा था आज। कुछ देर तक श्याम की आत्मा शीला को देखती रहती है, पर बोलती कुछ नहीं है। और जब शीला अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है तो श्याम की आत्मा भी धुएं में मिल जाती है और वो धुआं भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। शीला स्तब्ध सी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हुआ। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि श्याम अब उसके पास कभी भी नहीं आएगा। उसके दिल की हालत बस वही समझ सकती थी, जिस तरह के हालात को उसने जिया और उसने जिस तरह आत्माओं को देखा और महसूस किया, उसको केवल वही समझ सकती है। और दूसरे लोग शायद ही उसकी बात पर विश्वास करें, पर सत्य है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है और भाग्य भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और हम सब की नियति पहले से ही ईश्वर ने निर्धारित की है और अपनी उस नियति को प्राप्त करने के लिए हम वैसे ही कर्म करते हैं। चलो बच्चों, अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। बहुत रात हो गई है। अब तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ और अब मैं भी सोना चाहती हूँ। दादी बन चुकी वृंदा अपनी आराम कुर्सी पर बैठी अपने नाती पोतों से घिरी अपनी ही कहानी सुना रही थी। वृंदा न जाने कितनी बार ये कहानी सुना चुकी थी और हर बार बच्चे उसी कहानी को सुनने के लिए जिद करते थे। दादी माँ, तभी एक बहुत प्यारी सी लगभग 15 साल की बच्ची वृंदा के पास आकर बैठ जाती है। आ गई तू? वृंदा कहती है। कैसे ना आती दादी माँ, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती है, कहती हुई खिलखिलाने लगती है। और ये कोई नहीं, ये रवि की बच्ची श्री थी, लेकिन शक्ल में बिल्कुल शीला जैसी ही थी। शीला की आत्मा ने अपना वादा निभाया और वह वृंदा के घर रवि की बेटी के रूप में आ गई थी। अच्छा, चल मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में, जब तक तू जरा बस ये बिस्तर एक सा कर, वृंदा कहती है। हाँ, मुझे पता है, जब तक आप दादाजी की तस्वीर से बात नहीं करती, सोने से पहले तो आपको नींद नहीं आती, कहती हुई श्री बिस्तर एक सा करती है। श्याम, देखो ना, हमारे बच्चे सब बड़े हो गए हैं और सबकी शादी भी हो गई है, और पता है हमारे कितने प्यारे प्यारे नाती पोते हैं। सब हैं श्याम, बस एक तुम नहीं हो, और श्याम के बिना वृंदा का कोई वजूद नहीं है। अब बस बहुत दिन हो चुके तुम्हारे बिना, अब और नहीं रहा जाता। अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, आ जाओ ना, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। श्याम, तुमने कहा था ना कि तुम मेरा ऊपर इंतजार करोगे, तो अब लेने भी आ जाओ। दादी माँ, अगर दादाजी से आपकी बातें खत्म हो चुकी हों तो आ जाओ, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। जब देर तक वृंदा नहीं आती तो श्री वहां जाती है और चौंक जाती है। वृंदा वहीं श्याम की तस्वीर के सामने गठरी सी बनी बैठी थी। श्री जैसे ही वृंदा को हिलाती है, वृंदा वहीं लुढ़क जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज इस कहानी का अंत करते हुए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, पर हर कहानी की भी अपनी नियति होती है और हर कहानी अपने अंत को जरूर प्राप्त करती है। आप सब ने मेरी कहानी के अंत तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पर आप अपनी समीक्षा देने में प्लीज कंजूसी न करें, और मेरी इस कहानी में जो भी आपको कमी लगी हो या जो भी अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी समीक्षाओं के इंतजार में आपकी अपना अक्षय।